नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आइए केक कहानी को आगे पढ़ते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद वह अवश्य सलाह देंगे कि इस महानगरी में भूखों मरने से अच्छा है कि मैं लौट जाऊं और यहाँ से निकलकर वहाँ जाने का मतलब है एक गरीबी और भूखमरी से निकलकर दूसरी भूखमरी में फंस जाना। इसी तरह की बहुत सारी बातें एक साथ दिमाग में कबड्डी खेलती रहती है। तंग आकर ऐसे मौके पर डेविड साहब से पूछता हूँ, ग्रेटर कैलाश मार्केट चल रहे हैं? वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ उनके तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए मैं बड़ी प्रेम से जूते पॉलिश करता हूँ। एक मेला कपड़ा लेकर जूते की घिसाई करता हूँ। जूते में अपनी शक्ल देख सकता हूँ। टिप टाप होकर डेविड साहब से पूछता हूँ, तैयार हैं? हम दोनों बस स्टॉप की तरफ जाते हुए एक दूसरे के जूते देखकर उत्साहित होते हैं। एक अजीब तरह का साहस आ जाता है। ग्रेटर कैलाश की मार्केट की हर दुकान का नाम हमें ज़बानी याद है। बस से उतरकर हम पेशाब खाने में जाकर अपने बाल ठीक करते हैं। वह मेरी ओर देखते हैं। दो जोड़ा चमचमाते जूते बरामदे में घूमते हैं। मैं फर्नीचर की दुकान के सामने रुक जाता हूँ। थोड़ी देर तक देखता रहता हूँ। डेविड साहब अंदर चलने के लिए कहते हैं और मैं सारा साहस बटोरकर अंदर घुस जाता हूँ। यहाँ के लोग बड़े सभ्य हैं। एक वाक्य में 2 बार सर बोलते हैं। चमकदार जूते दुकान के अंदर टहलते हैं। डेविड साहब यहाँ कमाल के अंग्रेजी बोलते हैं। कंधे उचकाकर और आंखें निकालकर चीज़ों को इस प्रकार देखते हैं जैसे वे काफ़ी घटिया हो। मैं ऐसे मौके पर उनसे प्रभावित होकर उन्हीं की तरफ बिहेव करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्फेक्शनरी की दुकान के सामने वह बहुत देर तक रुकते हैं। शो विंडो में सब कुछ सजा हुआ है। पहली बार में भ्रम हो सकता है कि सारा सामान दिखावटी है, मिट्टी का, परंतु निश्चय ही ऐसा नहीं है। जल्दी चलिए, साला देखकर मुस्कुरा रहा है। कौन? डेविड साहब पूछते हैं। मैं आंख से दुकान के अंदर इशारा करता हूँ और वह अचानक दुकान के अंदर घुस जाते हैं। मैं हिचकिचाहट के साथ बरामदे में आगे बढ़ जाता हूँ। पकड़े गए बेटा बड़े लाट साहब की औलाद बने फिरते हैं। उनकी जेब में 10 पैसे का बस का टिकट और कुल 60 पैसे निकलते हैं। सारे लोग हंस रहे हैं। डेविड साहब ने चमचमाता जूता उतारकर हाथ में पकड़ा और दुकान से भागे। मैं साहस करके दुकान के अंदर जाता हूँ। डेविड साहब दुकानदार से बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं और वह बेचारा घबरा रहा है। मैं खुश होता हूँ। ले साले कर दिया ना, डेविड साहब ने डंडा। बड़ा मुस्कुरा रहे थे। डेविड साहब अंग्रेजी में उससे ऐसा केक मांग रहे हैं जिसका नाम उसके बाप दादा परदादा ने कभी नहीं सुना होगा। बाहर निकलकर डेविड साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रोज की तरह खाने की मेज पर यहाँ से वहाँ तक बिलायती खाने सजे हुए हैं। मिसेस डिसूजा का मूड कुछ ऑफ है। कारण केवल इतना है कि मैं इस महीने की पहली तारीख को पैसा नहीं दे पाया हूँ। एक आध दिन मुंह फुला रहेगा, फिर वे महंगाई के किस्से सुनाने लगेगी। चीज़ों की बढ़ती कीमतें सुनते हम लोग तंग आ जाएंगे। बात करने के लिए कुछ था और चुप टूटती नहीं लग रही थी तो मिसेस डिसूजा ने पूछा, आज तुम डिफेंस कॉलोनी जाने वाले थे? नहीं जा सकता, डेविड साहब ने मुंह उठाकर कहा। अब तुम्हारा सामान कैसे आएगा? मिसेस डिसूजा बड़बड़ाई। बेचारी कैथी ने कितनी मोहब्बत से भेजा है। मोहब्बत से भिजवाया है आंटी। मोहब्बत से भिजवाया है आंटी। डेविड साहब चौंके। आंटी, उसका हस्बैंड 2000 रुपये कमाता है। कैथी एक दिन बाजार गई होगी। 125 रुपये की एक घड़ी और 2 कमीजें खरीद ली होगी और डीनू के साथ दिल्ली भिजवा दी। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? मगर तुम उन्हें जाकर ले तो जाओ। डीनू उस सामान को कहाँ ला सकता है? डीनू का डिफेंस कॉलोनी में अपना मकान है, कार है। डेविड साहब का बचपन का दोस्त है।
वह उस शिकार पार्टी में भी था जिसमें हाथी पर बैठकर डेविड साहब ने फ्लाइंग शॉट में 4 गाजें गिरा दी थी। डिफेंस कॉलोनी से यहाँ आना दूर पड़ेगा और वह वीजी आदमी है। मैं बीजी प्रूफ रीडर नहीं हूँ। वह हमेशा और वह हंसे और वह तो अपनी कार से आ सकता है जबकि मुझे 2 बसें बदलनी पड़ेगी। वह दाल चावल इस तरह खा रहे थे जैसे केक की याद में हस्तमैथुन कर रहे हो। जैसी तुम्हारी मर्जी। खाना खत्म होने पर कुछ देर के लिए महफिल जम गई। मिसेस डिसूजा पता नहीं कहाँ से उस बड़े जमींदार का जिक्र ले बैठी जो जवानी के दिनों में उन पर दिल ओ जान से आशिक था और उनकी अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दिन पता लगाता हुआ दिल्ली के उनके घर आया था। वह पहला दिन था जब इस मकान के सामने सेकंड हैंड एम्बेसडर खड़ी हुई थी और डेविड साहब को किचन में सोना पड़ा था। उस जमींदार का जिक्र डेविड साहब को बड़ा भाता है। मैं तो फौरन उस जमींदार की जगह अपने आप को फिट करके स्थिति का पूरा मजा उठाने लगता हूँ। कुछ देर बाद इधर उधर घूम घाम कर बात फिर खानों पर आ गई। डेविड साहब सेवई पकाने की तरकीब बताने लगे। फिर सबने अपने अपने प्रिय खानों के बारे में बात की। सबसे ज़्यादा डेविड साहब बोले। खाने की बात समाप्त हुई तो मैंने धीरे से कहा, यार डेविड साहब, इस गांव में कोई लड़की ऐसी नज़र पड़ जाती है कि पाँव कांपने लगते हैं। कैसी थी मुझे बताओ, छिद्दू की बहू होगी या? बस डेविड, तुम लड़कियों की बात ना किया करो। मैंने कितनी खूबसूरत लड़की से तुम्हारा एंगेजमेंट तय किया था। क्या खूबसूरती की बात करती है आंटी। अगर जूली को आपने देखा होता। जूली? खैर उसको तो मैंने नहीं देखा। तुमने अगर मेरी लड़की को देखा होता। उनकी आंखें डबडबा आई मगर वह हाजी उसे कुछ देर बाद बोली, अगर वह होती तो ये दिन न देखना पड़ता। मैं उसकी शादी किसी मिलिट्री ऑफिसर से कर देती। उससे तो कोई भी शादी कर सकता था। मैं शादी कैसे कर लूँ आंटी? 275 रुपये 21 पैसे से एक पेट नहीं भरता। एक और लड़की की जान लेने से क्या फ़ायदा? मेरी ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। मगर मैं यह नहीं चाहता कि अपने पीछे एक गरीब औरत और 2-3 प्रूफ रीडर छोड़कर मर जाऊं। दो दिन रात जो दिन रात मशीनों की कान फाड़ देने वाली आवाज़ में बैठकर आंखें फोड़ा करे। वह कुछ रुके। यही बात मैं इनसे कहता हूँ। उन्होंने मेरी ओर संकेत किया। इस आदमी के पास गांव में थोड़ी सी जमीन है जहाँ गेहूँ और धान की फसल होती है। इसको चाहिए कि अपने खेत के पास एक कच्चा घर बना ले, उसके सामने एक छप्पर डाल ले। बस उस पर लौकी की बेल चढ़ानी पड़ेगी। देहात में आराम से एक भैंस पाली जा सकती है। कुछ दिनों बाद मुर्गी खाना खोल सकते हैं। खाने और रहने की फिक्र नहीं रह जाएगी। ठाठ से काम करे और खाए। उसके बाद आप वहाँ आइएगा तो केक बनाया जाएगा, बहुत से अंडे मिलाकर। मैंने मजाक किया। दीपक बाबा हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की सी मासूम हंसी। तो आज ये केक कहानी ख़त्म होती है। ये एसएसपी का सिलेबस में है और आगे इसके अन्य कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।